हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 को। यूनिट 4 हमारी है समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर 1 को, व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप शैली। इसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 यूनिट कवर कर चुके हैं इस सब्जेक्ट पे हम। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। सिलेबस देख लीजिए एक बार। टोटल 4 यूनिट है, 3 यूनिट तक कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाली अपनी चौथी यूनिट। चौथी यूनिट का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का वैश्विक व्यापार। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए विदेशी व्यापार क्या होता है। तो विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय संसाधनों का अंतर्देशीय प्रवाह होता है। यानी कि एक देश विश्व के अन्य देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का खरीदता है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं को खरीदता है और बेचता है। यही क्या कहलाता है? ये विदेशी व्यापार कहलाता है, जो प्रत्येक देश के लिए आज के समय में, ठीक है, या प्राचीन काल से ही कह लो, प्राचीन काल से ये चीज़ चली आ रही है और आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए। विदेशी व्यापार जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है प्रत्येक देश के लिए। विदेशी व्यापार द्वारा विदेशी पूंजी विशेषज्ञों की मदद से देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। यानी विदेशी व्यापार विदेशी निवेश की सहायता से, ठीक है, विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती है, देश में आकर के निवेश करती है, अपनी पूंजी को निवेश करती है, जिससे क्या होता है, उस देश में तरक्की होती है। ठीक है, तरक्की कैसे होती है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, उसके साथ रोजगार बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ें जो है देश के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ विदेशी विशेषज्ञों की मदद से भी जो उस देश में उपलब्ध संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे देश जो है तरक्की करता है। विदेशी जो व्यापार नीति होती है वो किसी देश की समृद्धि एवं विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। किसी भी देश की समृद्धि यानी विकास करने के लिए, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, ठीक है, किसी भी देश का आर्थिक विकास हो या फिर रोजगार के अवसर हो, ठीक है, तो तकनीकी सहायता से तकनीकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए क्या है, विदेशी व्यापार नीति एक सहायता प्रदान करती है प्रत्येक देश को। और प्रत्येक देश आज के समय में विश्व में अन्य देशों के साथ जो है वो विदेशी व्यापार करता है। अगर भारत की बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत का जो अधिकांश व्यापार था वो ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के और मित्रों के साथ, जो ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र थे, या तो ब्रिटेन के साथ या ब्रिटेन के जो मित्र राष्ट्र थे उनके साथ स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेशी व्यापार होता था। यह प्रवृत्ति जो थी वो आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि तब तक भारत की अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता जो है वो नहीं मिली थी। यानी हम शुरुआत के कुछ वर्षों की बात करें, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, आप सभी को पता ही है भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। उससे पहले क्या था? उससे पहले ब्रिटेन का भारत पे कब्जा था और ब्रिटेन के रूल रेगुलेशन ही भारत पे चलते थे। तो उससे पहले और स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक भी जो ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र थे और ब्रिटेन था, उसके साथ ही भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वो हुआ करता था। लेकिन 1991 में एक बदलाव आता है भारत में व्यापार की दृष्टि से, जब भारत वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति को अपनाता है। ठीक है, इसके बाद जो है भारत की जो आर्थिक तरक्की होती है, भारत का जो आर्थिक विकास होता है वो अपनी ऊंचाइयों को छूता है। तो 1991 के बाद जो है वो भारत के विदेशी व्यापार की नीति में बदलाव आता है। उदाहरण की बात करें तो देखिए, 1950 से 51 में भारत की निर्यात की आय में इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा 42% था। यानी इससे पता पता चलता है कि जब शुरुआत में भारत आज़ाद हुआ 47 के बाद, तो भारत का जो व्यापार था, विदेशी व्यापार था, उसमें 42% हिस्सा किसका था? अमेरिका का और इंग्लैंड का। उसी वर्ष भारत के आयात व्यय की बात करें तो उनका हिस्सा 39.1% था। लेकिन आज के भारत की बात करें तो अब स्थिति जो है वो काफ़ी बदल चुकी है। अब स्थिति 60 सालों के बाद, लगभग 6 दशक के आयोजन के बाद, स्थिति जो है वो काफ़ी बदल चुकी है। भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी बदल चुके हैं। 6 दशक के आयोजन के बाद व्यापारिक संबंध काफ़ी बदल चुके हैं। अब भारत के व्यापार के भागीदारी देशों को
प्रमुख तौर पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। यानी भारत जो है वो पूरे विश्व के साथ जो व्यापार कर रहा है उसको हम 5 भागों में देख सकते हैं। किस प्रकार से देख सकते हैं? सबसे पहला संगठन जो है वो आर्थिक विकास का संगठन है। आर्थिक विकास सहयोग संगठन के तौर पे हम यूरोपीय समुदाय, अमेरिका, कनाडा, जापान आदि देशों के साथ जो है वो व्यापार करते हैं। इसके बाद तेल निर्यातक देशों की बात करें तो भारत किन किन देशों से तेल खरीदता है, ठीक है। उसमें इराक है, कुवैत है, ईरान है, सऊदी अरब है। ये सभी देश जो है वो मेन रोल निभाते हैं भारत के तेल निर्यातक देशों के रूप में। पूर्वी यूरोप की बात करें तो इसमें रूस है जो भारत के साथ प्रमुख विदेशी व्यापार करता है, ठीक है। विकासशील राष्ट्रों की बात करें तो इसमें अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, ठीक है। कैरिबिया के विकासशील राष्ट्र शामिल हैं। तो ये सभी विकासशील राष्ट्र हैं जो भारत के साथ विदेशी व्यापार करते हैं। और पांचवें समूह की बात करें तो अन्य राष्ट्र इसके अंदर आ जाते हैं। यानी जो भी बचे हुए राष्ट्र विश्व के अंदर है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो भारत के साथ विदेशी व्यापार करते हैं। भारत का निर्यात 1990 के दशक की शुरुआत में 0.6 से बढ़कर 2016 में 1.7% हो गया था। वहीं आयात की बात करें तो वो 0.6 से बढ़कर 2.4% तक हो गया था। इस उच्च विकास ने भारत में निरंतर मजबूत आर्थिक विकास में मदद की है। यानी इससे पता चलता है कि 1990 के बाद जो भारत के द्वारा नीति अपनाई गई, वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति, इसने भारत का जो आयात था उसको भी बढ़ाया, भारत के निर्यात को भी बढ़ाया। तो भारत को एक निरंतर मजबूत स्थिति में जो है 1990 के बाद देखा जा सकता है। पिछले यदि हम 25 वर्षों की बात करें, ठीक है, पिछले 25 वर्षों की बात करें तो भारत के निर्यात में 17% और आयात में 19% की वृद्धि हुई है। जो ये चीज बताता है कि भारत का आर्थिक विकास है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत का जो विदेशी व्यापार है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब कुछ बाधाएं आती हैं भारत के विदेशी व्यापार में। क्या क्या बाधाएं आती है? तो देखिए, सबसे पहली बाधा है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक असहयोग के कारण, ठीक है, आर्थिक असहयोग के कारण अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत का व्यापार बाधित होता है। यानी भारत के पास जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो कई बार क्या करते हैं, भारत के साथ जो है वो आर्थिक असहयोग करते हैं, यानी आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? उसमें निभाता है चीन। चीन दक्षिण एशियाई के क्षेत्रों में भारत को रोकने के उद्देश्य से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई में अपने आधार का विस्तार करता है, ठीक है। चीन क्या चाहता है? देखिए, एशिया के अंदर ना दो ही बड़े देश हैं। ये बात चीन को भी पता है कि भारत ही है जो चीन को टक्कर दे सकता है व्यापार में भी और हर एक पहलू से। तो चीन हमेशा से ये चाहता है कि भारत का दबदबा जो है वो दक्षिण एशियाई देशों पे ना के बराबर रहे। और जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, जितने भी एशिया के देश हैं, उन पर जो है चीन का दबदबा रहे। तो भारत को रोकने की दृष्टि से चीन ऐसे काम करता है जिससे कि दक्षिण एशिया के जो देश होते हैं वो भारत का आर्थिक सहयोग नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। पिछले कई वर्षों में चीन के साथ लगातार बढ़ता व्यापार घाटा भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि लगातार भारत जो है वो चीन से बना हुआ जो कच्चा माल आता है, चीन से जो कच्चा माल आता है उस पर भारत कहीं ना कहीं डिपेंड हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, भारत का जो व्यापार घाटा है चीन के साथ वो बढ़ता जा रहा है। ये भी भारत के लिए विदेशी व्यापार की एक बड़ी चुनौती है। यह व्यापार घाटा देश की अर्थव्यवस्था को लगातार प्रभावित कर रहा है। इस व्यापार घाटे का सीधा अर्थ क्या होता है? यानी कि जिस हम चीन से जितना उत्पाद और सेवाएं खरीदते हैं उतना उससे कम उत्पाद और सेवाएं हम चीन के बाजार में बेचते हैं। सामान्य भाषा में आपको बताऊं तो दो देश हैं, ठीक है, एक भारत है, एक चीन है। तो भारत जितनी सेवाएं, जितने उत्पाद चीन को बेचता है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा जो है भारत चीन से खरीदता है। तो इससे क्या होता है, भारत व्यापारिक तौर पे भारत चीन से घाटे में चल रहा होता है। यानी कि ज़्यादा सामान भारत खरीद रहा है और कम सामान चीन में बेच रहा है। तो इससे भारत को नुकसान होता है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है एक। अमेरिका की ओर से भी आ रही है चुनौती। अमेरिका की तरफ से क्या चुनौती आ रही है? देखिए, अमेरिका का कहना है कि भारत एक संरक्षणवादी नीतियों से विदेशी कंपनियों पर बोझ बढ़ाता है। यानी जो भारत की नीतियां हैं विदेशी कंपनियों के लिए वो काफ़ी संरक्षणवादी है। यानी भारत की जो नीतियां हैं वो काफ़ी नियम वाली नीतियां हैं, जिसको अमेरिका चाहता है कि विदेशी कंपनियों के लिए जो भारत की नीतियां उसको बदले। दिल्ली में ट्रेड विंड्स फोरम और ट्रेड मिशन में अमेरिका कॉमर्स सेक्रेटरी विलंबर रॉस ने कहा कि भारत में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए बाधाएं कम करने की जरूरत है। इनमें डेटा लोकलाइजेशन की पाबंदी भी शामिल है।
कई प्रकार की जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो डेटा लोकलाइजेशन का काम करती है, और डेटा लोकलाइजेशन पे भारत की कड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं क्योंकि ये भारत के नागरिकों की सिक्योरिटी से संबंधित है। तो इसीलिए भारत इन कंपनियों पे कड़ी नज़र रखता है और कड़ी पाबंदी भी लगाता है। वही अमेरिका कहता है भाई जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर ना के बराबर जो है वो पाबंदियां लगाई जानी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर सके, भारत में बिजनेस कर सके, और इससे भारत में बिजनेस करने की लागत को बढ़ोतरी मिलेगी। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार बाधाएं को हटा दे और डेटा लोकलाइजेशन की जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दे। परंतु भारत जो है इस मामले में कड़ा व्यवहार रखता है अपना, और विदेशी कंपनियों पे पाबंदियां या नज़र कह सकते हो रखता है पूरी। तो जिससे क्या अमेरिका कहता है भाई इस चीज़ को आप ख़त्म करिए, तभी जो है जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करेंगी, विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस कर पाएंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो तब सामने आती है, देखिए हाल ही में क्या होता है, यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान, कनाडा, रूस, श्रीलंका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने अमेरिका के साथ मिलकर डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन में भारत की निर्यात संवर्धन योजनाओं के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इन्होंने क्या किया, डब्ल्यूटीओ के साथ मिलकर के भारत पर सैंक्शन लगा दिया कि जो भारत अपने निर्यातक देश है, जो भी भारत चीज़ें निर्यात करता है उसके लिए सब्सिडी योजनाएं लागू नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ कहता है कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसका उल्लंघन करता है। तो जो सब्सिडी योजनाएं थी भारत के द्वारा जो चलाई जा रही थी निर्यातक देशों के लिए, ठीक है, जहाँ पे भारत निर्यात करता था, उन पर जो है रोक लगा दी गई है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। तो ये भी एक अहम बाधा है भारत के विदेशी व्यापार में। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की क्या वार्तालाप रहे हैं, तो देखिए पर्यावरण के जो मेन मुद्दे रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते वैश्विक तापमान, और बार बार जो बाढ़ का खतरा होता है वो, अनियमित मानसून है, और गिरता जो जल स्तर है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज के समय में प्रत्येक प्रत्येक देश जो है डिस्कस करता है। यानी व्यापार नीति के साथ साथ, ठीक है, इस नीति में भी प्रत्येक देश का रोल होता है। इन सभी चीज़ों में प्रत्येक देश जो है डिस्कस करता है, जिसके लिए यूएनएफसीसी का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक देश जो भी इसका भागीदार है वो मीटिंग करते हैं, और जो समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इनके विरुद्ध किस प्रकार से काम करना है, ये जो है इनके इसके वार्तालाप, इसकी जो वार्तालाप होती है, इसमें जो मीटिंग होती है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो यूएनएफसीसी है ये यूएन की ही एक इकाई है। दुनिया भर में बुद्धिजीवी और शिक्षाविदों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समकालीन राजनीतिक मुख्य कारक बन चुके हैं ये सभी। ठीक है, यानी प्रत्येक देश के लिए ये एक मुख्य कारक है, ना केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि राजनीतिक की दृष्टि से भी। 1990 की दशक में शुरुआत में भारत ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ये बहुत ज़्यादा है, और ये क्लाइमेट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है विश्व में देशों के द्वारा, ये काफ़ी खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही जिम्मेदार है। 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पहले भी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क यूएनएफसीसी में प्रमुख वार्ताकारों में से एक बनकर उभरा था भारत। यानी भारत ने काफ़ी अहम रोल निभाया था जब यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी इसमें। और जो ये प्रॉब्लम थी ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, इसको जो है किस प्रकार से दूर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम करना है, इसके लिए भारत ने एक अच्छी खासी वार्तालाप की थी इसमें। 2050 तक जो है कार्बन नेट जीरो रखने का उद्देश्य अमेरिका का है। वहीं भारत और चीन का जो लक्ष्य है वो 2060 से 70 का लक्ष्य है, जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो उत्सर्जन गैस है इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पहुंचाती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की जिम्मेदार जो है वो यही होती है। यूएनएफसीसी सचिवालय, ठीक है, यूएन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की इकाई है। ये मैंने आपको बता दिया कि यूएन की इकाई ही यूएनएफसीसी है, जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का समर्थन का काम जो है इसको सौंपा गया है। इसका काम क्या है, इसका काम ही यही है कि जलवायु परिवर्तन पे जो खतरा है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया समर्थन का काम इसको दिया गया है यूएनएफसीसी को। इसका उद्देश्य क्या है, वातावरण में ग्रीन हाउस की गैस की सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना जो एक समय के भीतर खतरनाक नतीजों को रोक सके। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी जो ग्रीन हाउस की गैसेस हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, उनको एक किस प्रकार से उनको स्थिर करना है,
वो जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसें हैं, ये जो बढ़ती जा रही हैं, इनको किस प्रकार से रोकना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। यूएनएफसीसी, हिंदी में कहते हैं इसे जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर जो है सभी देशों ने किए थे इसमें, जो जो इसके सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, रियो शिखर सम्मेलन, ठीक है, रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, भूमि पर सभी 3 रियो सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। पेरिस समझौते की बात करें तो देखिए भारत ने पेरिस समझौता भी किया है, जिसे COP21 के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता था ये, जिसे वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पेरिस समझौते का कि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक सीमित करने के प्रयास, वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करना। तो ये इसका काम था, इसका पेरिस समझौते का। जबकि वर्ष 2100 तक, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करने के साधनों को अपनाना है। तो पेरिस समझौते में ये लक्ष्य रखा गया है कि भाई वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री कर दिया जाएगा, 1.5 डिग्री तक पहुंचाना है इस चीज़ को, ठीक है, 2 डिग्री से नीचे लेके जाना है जो ये वैश्विक तापमान है इसको। वर्ष 2005 का विश्व शिखर सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ, जिसमें 170 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकारों को एक साथ लाया गया। इस शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों का समाधान के लिए विभिन्न मोर्चों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी शामिल था, ठीक है। 2005 में एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 170 के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार एक साथ आई और यहाँ पार्टिसिपेट हुआ, और यहाँ पर जो वैश्विक मुद्दे थे जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इस सब से कैसे निपटना है, क्या क्या समाधान होने चाहिए, इस पर जो है हस्ताक्षर किए, और इसमें भारत का एक अहम रोल था। भारत ने 72 हरित देशों के सहयोग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को समयबद्ध तरीके से कम करने पर जोर दिया है। लगभग 72 देशों के साथ समझौता किया है भारत ने कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो गैस है उसको समयबद्ध तरीके से कम किया जाए। यह प्रोटोकॉल 2005 में 116 देशों द्वारा हस्ताक्षर के साथ लागू किया गया था। ये जो प्रोटोकॉल था ये 2005 में लागू हुआ, जो 116 देशों के साथ हस्ताक्षर के साथ इसको लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने एक अहम रोल निभाया है अपना। किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, किस प्रकार से जो तापमान में वृद्धि हो रही है इसके क्या समाधान हो सकते हैं, कैसे ग्रीन हाउसेस गैसेस को रोक के रखना है, ठीक है। तो लगातार भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन मुद्दों को उठाता आया है और इन समाधानों को डिस्कस करता आया है। भारत की सुरक्षा रणनीति की बात करें तो देखिए भारत सुरक्षा रणनीति में 4 व्यापक घटक है भारत की, यानी 4 व्यापक घटक को भारत अपनी सुरक्षा रणनीति के तरीकों से देखता है, जिनका समय समय पर मुख्य संयोजनों में उपयोग भी होता है। सबसे पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत जो है अपनी जो सैनिक क्षमता है उसको मजबूत करता है, ताकि किसी भी समय कोई भी देश यदि भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण करता है तो भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत रखे, भारत जो है वो उसका दृढ़ता से जवाब दे पाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है भारत की रणनीति में अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत रखो। जो भी इक्विपमेंट सैन्य क्षमता के लिए खरीदे जाने हैं उसको समय समय पर भारत खरीदता है। विभिन्न प्रकार की संधियाँ, विभिन्न प्रकार के जो इक्विपमेंट है भारत वो समय समय पर खरीदता रहता है, ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थानों को मजबूत करना। जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है उनको मजबूत करना, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसमें भारत की पोजीशन को मजबूत बनाना, ठीक है। ये भारत की सुरक्षा रणनीति का एक मुद्दा है, एक तरीका है। देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना। जो भी देश के भीतर चुनौतियां रहती है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा की, जैसे अलगाववाद है, ठीक है, और भी अन्य प्रकार की समस्या रहती है, तो उन सभी चुनौतियों का भारत डट कर सामना करता है। और कैसे उन चुनौतियों को दूर करना है इसके लिए भी भारत हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा इसके लिए काम करता है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का विकास करना, ये भी अहम मुद्दा है, ठीक है। ये भी अहम तरीका है भारत की सुरक्षा रणनीति को बढ़ाने का। भारत की सुरक्षा रणनीति में अहम रोल निभाता है अर्थव्यवस्था। तो अपनी अर्थव्यवस्था को सदैव ऊंचा उठाना है, ठीक है, जीडीपी के स्तर को हमेशा ऊंचा उठाना है, जिससे कि प्रत्येक देश के साथ भारत के जो रिलेशन है वो अच्छे हो पाएँ।
इसके साथ साथ इसके अलावा जो है देश को आतंकवाद से बचाना, ये भी अहम मुद्दा है। अपराध को कैसे कम करना है, ये अहम मुद्दा है। आर्थिक सुरक्षा को बढ़ा के रखना है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा के रखना है, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ा के रखना है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ा के रखना है। इन सभी चीज़ों को मेंटेन करना है देश के लिए, तभी देश जो है वो तरक्की कर पाएगा। और हाँ, कंप्यूटर सुरक्षा, आज के समय में जो कंप्यूटर के द्वारा साइबर क्राइम होते हैं, उसके विरुद्ध जो है वो भारत तत्पर खड़ा रहता है। किस प्रकार से उन कंप्यूटर सुरक्षा को बनाकर रखना है, ठीक है, कैसे जो है ये साइबर क्राइम को दूर करना है। साइबर क्राइम के लिए भारत जो है एक साइबर सेल बना के रखता है अपनी, ठीक है, जो साइबर क्राइम पर नज़र रखता है हमेशा। तो ये कंप्यूटर सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो इन सभी मुद्दों पर भी भारत जो है अपनी नज़र प्रॉपर बनाए रहता है, जिससे जिससे पता चलता है कि जो भारत की सुरक्षा रणनीति है वो कितनी सक्षम है और कितनी सही है आज के समय में। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।